नमस्कार दोस्तों। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की जनता ही तय करती है कि उन्हें किसके शासन में रहना है। जनता चुनावों के माध्यम से किसी को राजा भी बनाती है तो किसी को रास्ते पर भी ला सकती है। पिछले कुछ समय से जब भी किसी विधानसभा या लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, तब तब जो भी राजनीतिक दल चुनाव हारा है, तब हार की वजह क्या है, किस कारणों की वजह से जनता ने उसे पसंद नहीं किया है, यह जानने की बजाय वो सभी हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ देते हैं और कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी के कारण ही वो हारे हैं। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। चुनाव में जो ईवीएम इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या उसे हैक किया जा सकता है? भारत में ईवीएम से चुनाव की शुरुआत कैसे हुई और चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने समय समय पर क्या बदलाव किए हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में पूरी चुनावी प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। भारत में भी पहले पारंपरिक बैलेट पेपर से ही चुनाव होते थे। बैलेट पर सभी उम्मीदवारों के नाम होते थे और साथ ही साथ उनके निशान रहते थे, जिस पर मतदाता मुहर लगाकर अपना मत देता था। लेकिन इस पद्धति में उस वक्त बूथ कैप्चरिंग की बहुत घटनाएं सामने आ रही थी। कई कई जगहों पर तो पूरी की पूरी मतपेटी को चेंज कर दिया हो, ऐसी भी घटनाएं आई थी। इस तरह की चुनाव पद्धति में कई बार मतदाता अज्ञानता के कारण 2 बार मोहर लगा देता था, या फिर ज़्यादा शाही इस्तेमाल होने के कारण बैलेट पर शाही गिर जाती थी। इसलिए कई वोट रद्द हो जाते थे। जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे दुनिया में वोटिंग की पद्धति में भी बदलाव आया। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में दुनिया के कई देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होने लगा था। भारत भी अब इससे पीछे हटने वाला नहीं था। भारत में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरला के कुछ मतदान बूथ पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया था। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में कुछ विधानसभा क्षेत्र के बूथ पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था। उसके बाद सन 2004 से आज तक भारत में सभी लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया है। ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसे डेवलप किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक नाम की कंपनी ने। ईवीएम में 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बैलेट यूनिट और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट में उम्मीदवारों के नाम और उनके चिन्ह दिए जाते हैं। बैलेट यूनिट का इस्तेमाल वोट देने के लिए किया जाता है, जबकि कंट्रोल यूनिट में एक मेमोरी चिप होती है, जिसमें दिए गए वोटों को संग्रहीकृत किया जाता है। मतगणना के वक्त सिर्फ कंट्रोल यूनिट को ही इस्तेमाल किया जाता है। पहले मतदाता बैलेट पेपर पर अपने पसंदगी के उम्मीदवार को नाम और उनके चिन्ह के सामने मुहर लगाकर मत देता था। लेकिन इस ईवीएम में सिर्फ बटन दबाने से ही वह वोट उसके पसंदगी के उम्मीदवार को गया है या फिर नहीं, इस विषय पर काफ़ी वाद विवाद हुए। राजनीतिक दलों ने भी इस पर आपत्ति जताई। आखिर मतदाता ने उसी उम्मीदवार को वोट दिया है, इसकी खातरी मतदाता को हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सन 2014 से वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल शुरू की। वीवीपैट वो मशीन है जो बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के साथ ही जोड़ी जाती है। वीवीपैट लगाने का फायदा यह था कि वोटर ने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है, उसके चिन्ह की एक आवृत्ति कटकर उस मशीन में गिरती है और वोटर उसे देख भी सकता है। इस मशीन के कारण अब वोटर की दुविधा दूर होती है कि उन्होंने जिसे वोट दिया है वो उन्हीं को ही गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल 2019 को ऑर्डर करके
भारत में सभी विधानसभा चुनावों में वीवीपैट को फर्जियात कर दिया। साथ ही साथ आदेश भी दिया कि सभी ईवीएम के 2% किसी भी विधानसभा क्षेत्र की कम से कम 5 पोलिंग स्टेशन के मतदान के आंकड़े को वीवीपैट की पर्चियों के साथ कंफर्म किया जाएगा। अब हम जानते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में इस ईवीएम को किस तरह से यूज़ किया जाता है। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के चुनावों की घोषणा करता है, तब डीईओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर या डीएम, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है, उनको उस क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम को सुपुर्द करते हैं। यहाँ पर उन ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है। जब चेकिंग की जाती है तब सभी दलों के रिप्रेजेंटेटिव को भी उपस्थित रखा जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल बहुत ही स्टैंडर्ड है। किसी भी दल के नेता को पता नहीं होता कि उनके क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम कौन सी है और कहाँ से आई है। बाद में उस ईवीएम की टेस्टिंग चुनाव के दिन होती है, जिसे हम मॉक पोल भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर मॉक पोल है क्या। किसी भी मतदान मथक पर मतदान करवाने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर सहित स्टाफ की नियुक्ति की जाती है। उनको दी गई मशीन सही से काम कर रही है या नहीं, यह जानने के लिए उस मशीन की टेस्टिंग की जाती है। उसी को मॉक पोल कहते हैं। इसमें ट्रायल बेस के आधार पर कम से कम 50 वोट्स डाले जाते हैं। यह मॉक पोल राजनीतिक दलों के मतदान एजेंट के सामने की जाती है। लेकिन आप सोचते होंगे कि अगर मतदान मथक पर कोई पोलिंग एजेंट हाजिर नहीं होता तो क्या होगा। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक अगर 20 मिनट तक कोई भी मतदान एजेंट नहीं आता तो सेक्टर ऑफिसर और बूथ के अंदर जो भी अधिकारी है उनकी हाजिरी में मॉक पोल शुरू किया जाता है। अगर बीच में कोई मतदान एजेंट आता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस मॉक पोल को कंटिन्यू रखेगा और फिर से शुरू नहीं करेगा। अगर सभी राजनीतिक पार्टी के एजेंट बूथ में हाजिर है तो उनकी हाजिरी में यह शुरू किया जाता है। सबसे पहले उनके पास एक फॉर्म भरवाया जाता है। बाद में कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाकर उनको दिखाया जाता है कि ईवीएम में कोई भी वोट नहीं पड़े हैं। साथ ही साथ वीवीपैट को भी खोल के बताया जाता है कि उनके अंदर कोई भी पर्ची नहीं है। इस तरह की वेरिफिकेशन के बाद मॉक पोल को कंडक्ट किया जाता है। वहाँ हाजिर सभी बारी बारी ईवीएम के बैलेट यूनिट में जितने भी उम्मीदवार हैं उनको मत देते हैं। बाद में सभी की हाजिरी में उनके द्वारा दिए गए मतों की गणना की जाती है। कंट्रोल यूनिट में रहे रिजल्ट बटन को दबाकर यह गणना की जाती है। साथ ही साथ वीवीपैट में पड़ी पर्चियों को भी बाहर निकालकर उनका मिलान किया जाता है। मॉक पोल कंडक्ट हो जाने के बाद सभी मशीन को सील किया जाता है और बाद में असल मतदान की शुरुआत होती है। आप सोच रहे होंगे कि अगर मतदान शुरू है और किसी भी मशीन में गड़बड़ी आई तो क्या होगा। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। प्रति 5 या 10 बूथ के बीच में एक सेक्टर ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है और साथ में मास्टर ट्रेनर्स भी होते हैं जो कि ईवीएम से रिलेटेड किसी भी क्वेरी को सॉल्व कर सकता है। अगर किसी बूथ पर ईवीएम को लेकर कुछ खराबी आती है तो सेक्टर ऑफिसर के पास एक रिजर्व ईवीएम भी दिया जाता है, ताकि अगर ऐसा कोई मामला आया तो वहां जाकर उस ईवीएम को रिप्लेस किया जा सके और मतदान में रुकावट न आए। मतदान पूर्ण होने के बाद वहां पर जो भी राजनीतिक दल के एजेंट होते हैं उनकी हाजिरी में फिर से एक बार आखिरी सीलिंग किया जाता है। उन सील की गई मशीनों को मतगणना केंद्र तक भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया जाता है और वहां पर स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। अब हम जानते हैं सबसे चर्चित सवाल, क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अब बारी आती है मतगणना की। मतगणना केंद्र पर रिटर्निंग ऑफिसर, मतगणना प्रक्रिया में रुके हुए कर्मचारी और राजनीतिक दलों के
मतगणना एजेंट की हाजिरी में मतगणना शुरू की जाती है। मतगणना एजेंट को सबसे पहले सील की गई मशीनों को बताया जाता है और उनकी सिग्नेचर ली जाती है। सिग्नेचर लेने के बाद उन सील को तोड़ा जाता है और रिजल्ट बटन दबाकर उम्मीदवारों को मिले वोटों को लिखा जाता है। इस प्रकार किसी भी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के सभी कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट शीट को तैयार किया जाता है। बाद में सभी को मिलाकर परिणाम की घोषणा की जाती है। किसी भी चीज़ को हैक करने के लिए ज़रूरत होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इंटरनेट की। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप ब्लूटूथ ऑन करके किसी दूसरे फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा की ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वाईफाई में भी इसी प्रकार की वेव काम करती है जो कि दूसरे मोबाइल को इंटरनेट प्रोवाइड करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चुनाव में जो ईवीएम इस्तेमाल होता है उनमें इंटरनेट कनेक्शन की कोई सुविधा नहीं है। इसका यह मतलब निकाला जा सकता है कि आप ईवीएम को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या मोबाइल या अन्य डिवाइस से जोड़ ही नहीं सकते। कई विशेषज्ञ यह दावा करते हैं कि कंट्रोल यूनिट में जो मेमोरी चिप होती है उसको रीराइट करके परिणामों को बदला जा सकता है। ईवीएम बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ईवीएम में जो भी चिप का इस्तेमाल किया गया है वो रीराइट नहीं हो सकती। और एक भी वजह है जिसे इस बात को नकारा जा सकता है, क्योंकि अगर आपको किसी भी चिप को रीराइट करना है तो उसे कंट्रोल यूनिट से बाहर निकाल कर प्रोग्राम इंस्टॉल करके उसे वापस कंट्रोल यूनिट में रखना होगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। एक बार ईवीएम के स्ट्रांग रूम में पहुंच जाने के बाद कोई भी इसे बदलने की बात तो छोड़िए, छू भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस और सीसीटीवी इस स्ट्रांग रूम की निगरानी करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ ही समय पहले विश्व भर के सभी हैकर्स को इनवाइट किया था और कहा था कि आइए आप हमारी इस ईवीएम को हैक करके बताइए। तब किसी ने भी इसे इसे हैक करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि ईवीएम एक ऐसी मशीन है जो बिना इंटरनेट से चलती है और उसे हैक करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा है। कई विशेषज्ञ यह दावा करते हैं कि अमेरिका, नेदरलैंड जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत से कई आगे है, लेकिन वहाँ जब भी चुनाव होता है वहाँ बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। वहाँ की कंट्री और इंडिया में बहुत फ़र्क है। वहाँ की आबादी और भारत की आबादी में भी ज़मीन आसमान का अंतर है, इसलिए वहाँ पर उन्हें बैलेट पेपर से चुनाव करना एफोर्ड हो सकता है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में बैलेट पेपर से चुनाव करना अब काफ़ी मुश्किल हो चुका है। ईवीएम के इस्तेमाल से कोई भी वोट फेल होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। ईवीएम को ट्रांसफ़र से लेकर इस्तेमाल करने में सबसे आसान है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या भारत को भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाने चाहिए या ईवीएम से कंटिन्यू रखना चाहिए? कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें। अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।